नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका भाग 1 से बहुत ही प्रसिद्ध रचना है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखित है ये रचना। तो आइए हम इस रचना को देखते हैं, स्पष्ट करते हैं। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे एवं पाठ की समीक्षात्मक एक प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया का थोड़ा सा सार देख लेते हैं क्या है। तो नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर के रचनात्मक व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती ही है, कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ उसमें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी है। आशा है विद्यार्थी बिना बोझ का अनुभव किए आनंद के साथ इस पुस्तक को पढ़ेंगे। उनमें सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा तथा वे संकलित लेखकों को की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखित जो यह गद्य रचना है इसको हम पढ़ते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक दोस्तों। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एवं इसका सार भी देखेंगे हम लोग। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। तो आइए हम पाठ को आगे स्पष्ट करते हैं। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला, जुमला का अर्थ होता है वाक्य, मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और जो कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा मुझे लेनी है और फौरन वकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था। दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये मुख्तसर का अर्थ क्या होता है तो संक्षिप्त सार रूप। मुक्त मुक्त सर का अर्थ होता है संक्षिप्त सार रूप कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिला फीस के भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लबे सड़क से तात्पर्य है सड़क के किनारे, लबे सड़क से तात्पर्य है सड़क के किनारे एक कमरा लिया और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुंचने लगा। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी। चुनाचे, चुनाचे से क्या तात्पर्य है तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ चुनाचे का अर्थ क्या दिया गया है तो
चुनाचे से तात्पर्य है अतः इसीलिए या इस प्रकार। चुनाचे अंग्रेजी में जैसी भी कुछ और उर्दू में गजल के शेर लिखता और हर चीज और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूंगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम न होता था। बस आंखों आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री बेकार थे। 30-40 के बीच में वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी-कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता, यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। वसीला का तात्पर्य यहाँ पे जरिया या सहारा से है। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ कृतज्ञ महसूस किया। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना, चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा से में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी अंग्रेजी में। अफसोस, एक सानेट, वह भी तुकान मुक्त छंद। मैं उफ मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। गोया से तात्पर्य क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है शमशेर बहादुर सिंह जी ने गोया का तात्पर्य क्या कहा है, तो यूरोपीय कविता का एक लोकप्रिय छंद जिसका प्रयोग हिंदी कवियों ने भी किया है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा। सानेट जो है, सानेट का अर्थ था ये। और गोया का अर्थ अगर देखें तो गोया का क्या अर्थ है, यहाँ गोया का अर्थ है मानो जैसे भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। तो यहाँ अजूबा इबारत, इबारत से क्या तात्पर्य है, तो वाक्य की बनावट।
ये वाक्य की बनावट। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी वकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई। मैं मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं। और तब अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता का मैं अभ्यासी तो हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहां तक हो सकता था, ऐसे में न जाने क्यों एक दिन में यूं ही वही सॉनेट जो मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 1937 देहरादून आए। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तिफाक इत्तिफाक का अर्थ होता है सहयोग। देखिए कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। देहरादून में ही ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावात साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई थी। उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टीन की छतें उड़ रही गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था, वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था और कैसी पत्नी का वियोग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी, निम्न मध्य वर्ग के सन 1930 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होंगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा। इलाहाबाद की गाड़ी पर पहुंचना था। रात का वक्त। मेजबान इसरार कर रहे हैं, भाई इस वक्त पुली न तांगा कैसे जाओगे? सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींचकर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं स्वयं नहीं और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था, बराए नाम। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी अभी कोई जरूरत सी न महसूस हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है।
और क्यों हो खैर। ये 36, 37, 37, 38 के साल थे। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नब्जों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तब वापस कर देना, चिंता मत करो। न इस काबिल हुआ और न मैंने चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल का कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था। कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह सब घोचूपने की हद थी और पलायन। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रक्त बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक भावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ थी अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सोनेट है। यद्यपि मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल तो सन 1937 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांततः अपने लिए या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना या भाषा या शिल्प की नहीं कर सका।
हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दाना वार झेल ही रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनस्थिति का द्योतक होता है। मगर सन 1937 में मेरा हाल यह था, जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसीलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है। अपने तौर पर मुझे भी एक कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य, और कोई भाव नहीं। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टैंजा का प्रकार मुझे बताया था, 14 पंक्तियां, सानेट नहीं, और तुर्कों का प्रभावकारी विन्यास। तुर्कों ने तुकों का है यहाँ पे, तुकों का प्रभावकारी विन्यास, बीच बीच की अनेक पंक्तियां और तुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा था। वह प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम, मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था, मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सानेट से अलग रूप न ले सका। बच्चन ने अब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता न रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टैंजा, प्रायः सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हैं, रूपाव काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को क्षोभ था। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के फिर भी नहीं ही दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाभ ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट आए थे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्रायः दूर ही दूर रहता आया हूँ, यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी परिभाषा है, और जिनके मैं अक्सर बहुत नजदीक रहता आया, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा? बहुत सी अनुपस्थित चीजें मेरे लिए उपस्थित के समान हैं।
और उपस्थित अनुपस्थित के, और मैं बहुत नजदीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसीलिए मेरे काफी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते। गुणों का व्यवधान होने के कारण ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नजदीक हैं, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं, और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्रायः दुष्प्राय भी है। बात अजब है, मगर सच है। आइए, तो महत्वपूर्ण इस पाठ को हमने देख लिया। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको भी देख लेते हैं। वह ऐसी कौन सी, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर देखिएगा। लेखक को कटाक्ष भरे वाक्य कहे गए थे। इन वाक्यों से उसे आहत कर उसके मन मस्तिष्क की को झिझोड़ दिया था। उसने तय कर लिया था कि अब उसे जो भी काम करना है, करना शुरू कर देना चाहिए। लेखक की रुचि पेंटिंग में थी। उकील आर्ट स्कूल का नाम लेखक ने सुन रखा था, जो दिल्ली में था। अपने प्रति कहे गए वाक्यों से आहत होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही लेखक दिल्ली जाने को बाध्य हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। लेखक घर में उर्दू के वातावरण में पला था। उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति या तो उर्दू भाषा में होती थी या अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में प्रतिष्ठित कवियों हरिवंश राय बच्चन, निराला और पंत से परिचय होने पर लेखक का रुझान जो है हिंदी की तरफ बढ़ा। बच्चन से भी लेखक विशेष रूप से प्रभावित था। बच्चन हिंदी के विख्यात कवि थे। उनके नोट का जवाब लेखक ने अंग्रेजी में दिया था। बच्चन ने हिंदी साहित्य के प्रांगण में लेखक को स्थापित किया। हिंदी के क्षेत्र में अपने उच्च स्थान को पाकर ही लेखक को अपने अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस रहा होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। तो बच्चन जो है, बच्चन लेखक से मिलना चाहते थे, परंतु लेखक उस समय स्टूडियो में नहीं थे, इसलिए बच्चन ने लेखक के लिए एक नोट छोड़ा था। उस समय के प्रतिष्ठित कवि द्वारा लेखक के लिए नोट छोड़ जाना लेखक के लिए आनंददायक अनुभव रहा होगा। उसने लेखक के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी। लेखक स्वयं को कृतज्ञ महसूस कर रहा था। इससे लगता है कि बच्चन ने लेखक के विषय में कुछ काव्य पंक्तियां लिखी होंगी, था उनसे मिलने की इच्छा भी रखी होगी। यह भी हो सकता है कि बच्चन ने स्टूडियो में लेखक के चित्र और कविताओं को देखी होगी और उनके प्रति नोट में अपना दृष्टिकोण प्रकट किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। तो लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के निम्न रूपों को उभारा है। सहायक बच्चन सच्चे सहायक थे। लेखक को इलाहाबाद लाकर
उसके एमए के दोनों सालों का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर लिया था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी लेखक की रचनाओं और उसकी कविताओं के लिए बच्चन प्रेरक रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रांगण में लेखक को स्थापित करने का श्रेय बच्चन को ही जाता है। समय नियोजक बच्चन है। बच्चन का समय का दृढ़ता से पालन करने वाला रूप देखकर लेखक अत्यंत प्रभावित होता है। अपने स्थान पर वे नियत समय पर ही पहुंच जाया करते थे। निश्चलता बच्चन के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण था। उनके हृदय में किसी के प्रति छल कपट नहीं था। वे एक ऐसे निश्चल कवि थे जिसके आर पार देखा जा सकता था। कोमल हृदय बच्चन कोमल हृदय के व्यक्ति थे। वे दूसरों के दुख को अपना समझकर उसे दूर करने की चेष्टा करते थे और दृढ़ संकल्प भी बच्चन के अंदर अत्यधिक था। संकल्प शक्ति फौलाद के समान उनके अंदर मजबूत था। पत्नी के देहांत के पश्चात वे दुखी उदास थे, किंतु फिर भी उन्होंने साहित्य साधना में लीन होकर के अपने आदर्शों और संघर्षों को जीवित रखा। मौन सजग प्रतिभा बच्चन प्रतिभावान व्यक्तित्व के थे। उनकी मौन सजग प्रतिभा तो दूसरों की प्रतिभा को नया आयाम देने के लिए स्वाभाविक क्षमता रखती थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला? तो बच्चन के सहयोग ने तो लेखक को हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया था, परंतु बच्चन के साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत ने भी लेखक को सहयोग दिया। पंत जी की कृपा से लेखक को इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम मिला और उन्होंने हिंदी में गंभीरता से कविता लिखने का अपना कार्य शुरू कर दिया था। पंत जी ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति लेखक की इस कविता में संशोधन करके लेखक को सहयोग दिया था। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित एक कविता पर लेखक को निराला की प्रशंसा भी मिली। प्रशंसा उत्साहवर्धन करती है और क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करती है। दिल्ली में रहकर लेखक को उनके भाई तेज बहादुर ने भी रुपए भेजकर उनका सहयोग किया था। छठा प्रश्न देखते हैं। लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुकरण अनुसार वर्णन कीजिए। तो सन 1933 में लेखक की कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद छपी। बच्चन द्वारा प्रकार की रचना लेखक ने करवाई। बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से प्रेरित होकर लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति कविता लिखी थी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति कविता लिखी थी। निराला जी का ध्यान सरस्वती में छपी कविता पर गया। उसके पश्चात उन्होंने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे व बाद में हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। तत्पश्चात उन्होंने कविताओं का संग्रह एवं अन्य रचनाएं भी लिखी। सातवां प्रश्न है। लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। तो लेखक का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से परिपूर्ण था। दिल्ली में रहकर अपने पेंटिंग के कार्य को पूरा करने के लिए लेखक को या तो अपने भाई द्वारा दी गई सहायता लेनी पड़ती थी या लेखक साइन बोर्ड पेंट पर अपना गुजारा कर चलाता था। पत्नी का देहांत हो जाने के कारण जीवन एकाकी था। एकाकीपन की पीड़ा हृदय को उद्विग्न और खिन्न बनाए रखती थी। इसी पीड़ा की अभिव्यक्ति कविताओं और चित्रों के माध्यम से होती थी। उसके पश्चात लेखक ने देहरादून जाकर अपने ससुराल की केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखी। लेखक लोगों से कम ही मिलता जुलता था, इसलिए अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति वह किसी से नहीं कहता है, केवल खिन्न और दुखी मन से परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रयास करता है। बच्चन के कहने पर लेखक ने यदि एमए शुरू किया तो दिमाग में नौकरी न करने की बात भी बैठ जाती है। इंडियन प्रेस के अनुवाद का काम मिला तो हिंदी भाषा में निपुणता की समस्या सामने आई। भाषा और शिल्प पर लेखक को गंभीरता से ध्यान देना पड़ा। बच्चन के नवीन प्रयोगों को वे अपनी रचनाओं में प्रयोग करते तो उन्हें कभी सफलता मिलती तो कभी असफलता। निशा निमंत्रण के रूप प्रकार के अनुसार लिखने में उन्हें सफलता नहीं मिली। पंत जी ने उनकी कविता का संशोधन किया। अभ्यास के द्वारा संघर्षों के बीच तथा बच्चन के सहयोग के साथ ही लेखक हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाने में सफल हो सके। तो इस प्रकार जो है
यह पाठ जो है यही समाप्त होता है। जो यह पाठ था, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, यह पाठ यही समाप्त हुआ। इसका हमने सार भी देख लिया और इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उसको भी हमने देख लिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेंजा का अर्थ क्या होता है। तो स्टेंजा देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, स्टेंजा। तो स्टेंजा का अर्थ जो होता है, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत या चरण का अंतरा जो होता है वही स्टेंजा होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। विन्यास का अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित करना या सजाना। विन्यास का अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित करना या सजाना। तो इस प्रकार जो है, यह पाठ यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप नए हैं, अभी तक मेरे पाठ से जुड़े नहीं हैं, तो मेरे पाठ से जुड़िए दोस्तों, और मेरे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम आप तक उपलब्ध कराते हैं। और अब दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगले पाठ में, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।